नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आपको पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ को भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। वहां पर हम आपको इसका पीडीएफ अपलोड कर देंगे, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है। आप वहां से इसके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र, जो कि एक वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, तो देख लेते हैं। पहली बात, 3 प्रकार के मंडल होते हैं, जो कि स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल। और इन तीनों को मिलाकर जो मंडल तैयार होता है उसे ही जैव मंडल कहते हैं, जो कि स्थल मंडल का भी भाग होता है, वायुमंडल का भी भाग होता है और जलमंडल का भी भाग होता है। इन तीनों को ही मिलाकर जैव मंडल का निर्माण होता है। उसके बाद जैविक समुदाय किसे कहते हैं? जब एक ही क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों की संख्या एक साथ रहती है और परस्पर क्रिया करती है तो जैविक समुदाय कहलाता है। तो जब एक ही क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों की संख्या एक साथ रहती है और परस्पर क्रिया करती है तो उसे जैविक समुदाय कहते हैं। उसके बाद की स्टोन प्रजाति, अवधारणा क्या है? रॉबर्ट टी पेन ने इसकी अवधारणा दिया था 1969 में की स्टोन प्रजातियों की। और कौन कौन सी प्रजातियां और किन प्रजातियों को की स्टोन प्रजाति कहा जाता है? तो ऐसी प्रजातियां जो पारिस्थितिकी तंत्र का केंद्रीय समर्थन केंद्र बनाती हैं और जैव भार अल्पता के बावजूद पूरे समुदाय पर प्रभावी होती हैं, की स्टोन प्रजाति कहलाती है। तो ऐसी प्रजाति या ऐसी प्रजातियां जो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन केंद्र बनाती हैं, वही प्रजातियां की स्टोन प्रजाति कहलाती हैं। उसके बाद देख लेते हैं फाउंडेशन प्रजाति। तो फाउंडेशन प्रजाति यह अन्य प्रजातियों के निर्माण और संरक्षण में मुख्य भूमिका निभाती हैं। एग्जाम्पल के लिए कोरल द्वीप। तो फाउंडेशन प्रजातियां अन्य प्रजातियों के निर्माण एवं संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उसके बाद देख लेते हैं संकेतक प्रजाति। यह प्रजाति पर्यावरण परिवर्तन के लिए बहुत ही संवेदनशील होती है और किसी प्रदूषण से संबंधित चेतावनी देने का कार्य करती है। तो संकेतक प्रजातियां किसी न किसी चेतावनी देने का काम करती हैं। उसके बाद इकोटोन। तो इकोटोन क्या होता है? तो इकोटोन वह क्षेत्र होता है जहां पर दो समुदायों का संक्रमण होता है, जैसे कि स्थल मंडल है और ये जल मंडल है। तो यहाँ पर ये जो दोनों का मिलन स्थल होता है, यहाँ पर प्रजातियों की विविधता सबसे अधिक होती है, इसीलिए इस मिलन स्थल को ही इकोटोन कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जहाँ पर 2 प्रकार के मंडल मिलते हैं उसे ही इकोटोन, जैसे कि यह स्थल मंडल है इधर और ये जल मंडल है। तो जल मंडल और स्थल मंडल जहाँ पर मिलते हैं, इन दोनों के क्षेत्र को इकोटोन कहते हैं। देख सकते हैं 2 या 2 से अधिक समुदायों के मध्य संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन कहते हैं। उसके बाद कोर प्रभाव। तो कोर प्रभाव में पारितंत्र फर्स्ट, पारितंत्र सेकंड। कोर प्रभाव देख सकते हैं पहले की प्रजातियां और दूसरे पारितंत्र की प्रजातियां, और जब दोनों का संक्रमण क्षेत्र आया तो यहाँ पर दोनों की मिलकर सबसे अधिक प्रजातियां पाई गईं। उसके बाद कोर प्रभाव जिसे कहते हैं, तो सबसे ज़्यादा जीव कोर प्रभाव में पाए जाते हैं। उसके बाद बायोम क्या है? तो एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र जिसमें पेड़ पौधे तथा जीव जंतु सहित कई पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं, बायोम कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए
मरुस्थल का बायोम, टुंड्रा बायोम, घास स्थल बायोम, पर्णपाती बायोम, टाइगा बायोम, उष्णकटिबंधीय बायोम आदि बहुत सारे बायोम पाए जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं ध्रुवीय बायोम और उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उसके बाद उष्णकटिबंधीय वर्षावन के बाद शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं, फिर उत्तरी वन पाए जाते हैं, उसके बाद ध्रुवीय वन पाए जाते हैं, फिर टुंड्रा और ध्रुवीय। तो इस प्रकार से हमारे ऊंचाई के क्रम में जो पृथ्वी में वनों को रखा गया है, ये इस प्रकार रखा गया है कि सबसे नीचे पर्णपाती या फिर भूमध्य सागरीय या विषुवत-रेखीय वन पाए जाते हैं सबसे नीचे, जो कि पृथ्वी का सेंट्रल बिंदु होती है भूमध्य रेखा, वहाँ पर। इसी प्रकार से ऊपर की तरफ जाने पर वहाँ पर वनों का क्रम बदलता रहता है। उसके बाद देख लेते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोलॉजी सिस्टम का प्रयोग किसने सबसे पहले किया था? तो एजी टांसले ने 1935 में किया था। तो एजी टांसले ने 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किया था। पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है? तो पेड़ पौधे, जानवर और अन्य जीव आपस में जो क्रिया करते हैं उसी को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन होते हैं? तो पहला तो अजैविक घटक है, दूसरा जैविक घटक है। तो जैविक घटक में 3 है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो यानी कि उत्पादक जो प्राथमिक उत्पादन करते हैं, उपभोक्ता जो प्राथमिक उत्पादन का उपभोग करते हैं, अपघटक जो प्राथमिक उत्पादक और उपभोक्ता का अपघटन करके उसको मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। उसके बाद देख लेते हैं अजैविक घटक। अजैविक घटक में भौतिक, अकार्बनिक और कार्बनिक। कार्बनिक में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो कार्बनिक में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। और अकार्बनिक में कौन कौन तत्व हैं? तो जल, गैस, मिट्टी, खनिज, चट्टान अकार्बनिक में है। और भौतिक में तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, दाब और स्थलाकृति, ये भौतिक में है। उसके बाद देख लेते हैं खाद्य श्रृंखला एवं जाल। तो खाद्य श्रृंखला एवं जाल में घास, टिड्डा। सबसे पहले घास को, जैसे खाद्य श्रृंखला एवं जाल में घास को कौन खाता है? टिड्डा। और टिड्डे को कौन खाता है? तो छिपकली। और छिपकली को कौन खाता है? बाज। और इस प्रकार से यह पूरी श्रृंखला बन जाती है। उसी प्रकार घास को देख लेते हैं। यदि कीड़ा, एक छोटा सा कीड़ा यदि खाता है घास को, और उस कीड़े को कौन खाता है? मेढक। मेढक को खाता है सांप, और सांप को खाता है बाज। उसी प्रकार जिस प्रकार से घास को खरगोश खाता है, क्योंकि खरगोश शाकाहारी है, खरगोश को भेड़िया खाता है और भेड़िए को चींटा खाता है। तो इस प्रकार से यह भी एक प्रकार से श्रृंखला बन जाती है। तो यह पूरी श्रृंखला एक क्रम में बनती हुई दिखती है। जब हम इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे तो पूरा यह एक चार्ट बनता हुआ दिखेगा कि कोई न कोई किसी भी जीव का अपघटन करता ही मिलेगा। उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र के नियम जैव अजैव दोनों घटक होते हैं। संपूर्ण जैवमंडल एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र है। एक रूपतावाद का नियम भौतिक जैविक प्रक्रम जैसा आज है वैसा ही रहेगा। ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय होता है। 10% ऊर्जा ह्रास का नियम है। तो याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा फेमस है 10% नियम, जो कि ह्रास दर पोषण स्तर में है। जैसे कि ऊपर स्तर पर हमारे पास 100 रुपये है, तो जब अगले स्तर पर वो 100 रुपये आएगा तो उसका 10% आएगा, यहाँ पर 10 रुपये आएगा। अब इसके बाद जब अगले स्तर पर ये रुपये पहुँचेगा तो 1 रुपये पहुँचेगा। तो ये 10% का नियम है। इसी को लिंडले नामक साइंटिस्ट ने दिया था। उसके बाद देख लेते हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी
जो कि इकोसिस्टम को किसने सबसे पहले परिभाषित किया था? एजी टॉन्सले। इकोलॉजी को अर्नेस्ट हाइकल ने। बायोस्फीयर शब्द को सबसे पहले किसने दिया था? एडवर्ड स्वेस ने। पारिस्थितिकी निके जोसेफ ग्रोनेल ने सबसे पहले दिया था। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता को WG रोजन ने दिया था। हॉट स्पॉट को नॉर्मन मायर्स ने दिया था। उसके बाद हम देख लेते हैं जैविक समुदाय। तो जैविक समुदाय जब एक ही क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियां एक साथ रहती हैं और परस्पर क्रिया करती हैं तो उसे जैविक समुदाय कहते हैं। फिर उसके बाद की स्टोन प्रजाति किसे कहते हैं? तो की स्टोन प्रजाति जैव भार की अल्पता के बावजूद सबको नियंत्रित करती हैं, उन्हीं को की स्टोन प्रजातियां कहते हैं। उसके बाद पारिस्थितिकी पिरामिड। तो पारिस्थितिकी पिरामिड कितने टाइप के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला संख्या पिरामिड, दूसरा बायोमास पिरामिड, तीसरा है ऊर्जा पिरामिड। तो संख्या के पिरामिड 2 प्रकार के होते हैं, एक उल्टे और सीधे। तो उल्टे सीधे 2 प्रकार के संख्या पिरामिड होते हैं। उसके बाद बायोमास पिरामिड सीधा और उल्टा 2 प्रकार का होता है। उसके बाद ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है। उसके बाद ये जो पिरामिड होते हैं इनमें 10% ऊर्जा का नियम लागू रहता है। उसके बाद देख लेते हैं पहली बात जो हमारा पर्यावरण है इनमें कितने प्रकार की परतें पाई जाती हैं? तो 5 प्रकार की। पहला है क्षोभ मंडल जहाँ पर सभी मानवीय एवं बादल वाली घटनाएं होती हैं, वो क्षोभ मंडल है। उसके बाद समताप मंडल जिसे स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। उसके बाद मेजोस्फियर मध्य मंडल। उसके बाद आयनोस्फियर आयन मंडल और एक्सोस्फियर बहिर्मंडल। उसके बाद ग्रीन हाउस गैसें। ग्रीन हाउस गैसों को सर्वप्रथम जोसेफ फोरियन ने दिया था। जैसे कि ग्रीन हाउस गैसों में लघु तरंग विकिरण, सूर्य की जो किरणें आती हैं वो लघु तरंगों के रूप में आती हैं, लेकिन जब पृथ्वी से वो ऊपर की ओर उत्सर्जित की जाती हैं तो दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में उत्सर्जित की जाती हैं। और यह UPPCS में आपके परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो पृथ्वी तरंगे वापस करती है वो लघु या दीर्घ तरंगों के रूप में परावर्तित करती है, तो वो दीर्घ तरंगों के रूप में परावर्तित करती है। तो ग्रीन हाउस गैसों में सबसे पहले जलवाष्प आती है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आती है, उसके बाद मीथेन गैस है, फिर N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड है, फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, फिर परफ्लोरोकार्बन है। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड इस डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस में नहीं आते, तो इस डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस में नहीं आते। उसके बाद ओजोन क्षरण। क्षोभ मंडल में 10% ओजोन परत पाई जाती है और समताप मंडल में इसका 90% पाया जाता है। तो सबसे अधिक समताप मंडल में जिसे स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, तो यहाँ पर इसका 90% मात्रा पाई जाती है। तो समताप मंडल में CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार है, CFC सबसे अधिक। फिर हाइलोन्स है, हाइलोजन से बनी हुई गैसें। फिर CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं जिसे। फिर CH3 CCl4 यानी कि मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, इसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है, यानी कि जब व्यक्ति को बेहोश करना होता है तब CCl4 का उपयोग किया जाता है। उसके बाद CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद HCFCS हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद HFCS हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है। और मापन किसके द्वारा इसका किया जाता है? तो डॉप्सन यूनिट के द्वारा इसको मापा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं पेयजल प्रदूषण से होने वाले रोग।
तो फ्लोरोसिस, ब्लैक फुट, डायरिया, हाइपर कीरेटोसिस, तो पेयजल प्रदूषण से होने वाले रोग हैं। उसके बाद पेयजल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी धातुएं कौन कौन हैं, तो फ्लोराइड, जिंक, क्रोमियम, भारी धातु, पारा, कैडमियम और यूरेनियम, ये पेयजल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी धातुएं हैं। यानी कि जो हम पानी पीते हैं वो किन धातुओं के कारण प्रदूषित हो सकता है, वो ये धातुएं हैं। उसके बाद जल में प्रदूषण की मात्रा मापने के लिए 3 प्रकार की मेथड का उपयोग किया जाता है, जिसमें सबसे पहले है DO यानी कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा जो जलीय जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक होती है उसे ही डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कहते हैं। संदूषित यानी कि कंटामिनेटेड वाटर 8 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम ऑक्सीजन। उसके बाद हाईली पॉल्यूटेड में 4 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम ऑक्सीजन होनी चाहिए, तो वह हाईली पॉल्यूटेड है। उसके बाद देख लेते हैं BOD, दूसरी मेथड है BOD यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए आवश्यक होती है उसे ही BOD प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद है तीसरा COD यानी कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन की वह मात्रा जो कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होती है उसे ही COD यानी कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। तो ऑक्सीजन की वह मात्रा जो कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होती है उसे COD कहते हैं। उसके बाद अम्ल वर्षा कैसे होती है, तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब आपस में मिलकर बारिश के साथ नीचे आते हैं तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अब वायुमंडल में जो वायु का क्रम है तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, 78% नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन है 21%, उसके बाद है आर्गन 0.93% तीसरे नंबर पर, फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, उसके बाद नियान, उसके बाद क्रिप्टॉन और हीलियम, हाइड्रोजन, ओजोन। उसके बाद प्राथमिक प्रदूषक SO2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO, CO2, CO, हाइड्रोकार्बन, DDT, प्लास्टिक आदि। उसके बाद द्वितीयक प्रदूषक कौन कौन होते हैं, तो H2SO4, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट जिसे PAN कहते हैं, और HNO3 नाइट्रिक अम्ल, और धूम कोहरा, धुआं प्लस कोहरे का जो द्वितीयक प्रदूषक है, धुआं और कोहरा मिलकर धूम कोहरे का निर्माण करता है। ओजोन O3 यह भी द्वितीयक प्रदूषक है। उसके बाद अमोनिया NH3 यह भी द्वितीयक प्रदूषक में शामिल किया जाता है। उसके बाद एरोसॉल देख लेते हैं, तो 1 माइक्रोन यानी कि 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के सूक्ष्म कण जो होते हैं वो एरोसॉल में पॉल्यूशन में मदद करते हैं। इनका उत्सर्जन कारखानों, ताप विद्युत गृहों, वाहन, कृषि आदि से होता है। उसके बाद स्मॉग है, धूम कोहरा, स्मॉग जो कि फॉग और स्मोक का फुल फॉर्म है, यानी कि दोनों को मिलाकर यदि बनाया जाता है तो SMOG, इसका G, इसका SMO, तो दोनों को मिलाकर स्मोक बनता है, तो धूम कोहरा कहते हैं इसे। मेन रीजन क्या होता है, धरातल पर ओजोन का बनना इसका मुख्य कारण होता है। उसके बाद है फ्लाई ऐश, कोयला आधारित ताप विद्युत ग्रहों से फ्लाई ऐश बनता है। एल्युमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 जिसे कहते हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड CaO, सीसा, आर्सेनिक, कोबाल्ट, कॉपर आदि के कारण फ्लाई ऐश बनता है। उसके बाद देख लेते हैं थर्मल वायु प्रदूषण के कारण विभिन्न धूल कणों से होने वाले रोग, तो कपास की डस्ट, ये बिसिनोसिस,
गन्ने की धूल, वेगासोसिस, अनाज की धूल, कृषक फोफोस, सिलिका, सिलिकोसिस, कोयला कण, एंथ्रोकोसिस। भारत में हॉट स्पॉट कौन कौन क्षेत्र हैं? तो इंडो बर्मा क्षेत्र, पूर्वी हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका क्षेत्र और सुंडालैंड क्षेत्र। ये भारत में 4 प्रकार के हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। तो टोटल 22 हॉट स्पॉट हैं विश्व में, उनमें 4 हॉट स्पॉट भारत में पाए जाते हैं, जो कि इंडो बर्मा क्षेत्र, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट एवं सुंडालैंड। उसके बाद प्रमुख पर्यावरण सम्मेलन देख लेते हैं। तो प्रमुख पर्यावरण सम्मेलन, पहला है स्टॉकहोम सम्मेलन, दूसरा है स्टॉकहोम सम्मेलन। तो पहला स्टॉकहोम सम्मेलन इसी का पूरा है, 1972 में हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन। और 1979 से पर्यावरण दिवस सभी के लिए मनाना, वो 1974 से पर्यावरण दिवस मनाना शुरू कर दिया गया, जो कि 5 जून को मनाते हैं हम लोग। तो 1972 में यह कन्वेंशन हुआ था स्टॉकहोम में, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, और उसके बाद से हम इसको 1974 से मनाना शुरू कर देते हैं। विषय क्या था इसका उस समय? सभी के लिए एक ही पृथ्वी। और इसी कन्वेंशन के तहत यूनेप 1972 में बना था, जिसका मुख्यालय है नैरोबी और केन्या की राजधानी नैरोबी में है। उसके बाद दूसरा सम्मेलन हुआ था हेलसिंकी सम्मेलन 1974 में फिनलैंड में, और इसका विषय था समुद्री पर्यावरण की रक्षा। तो हेलसिंकी सम्मेलन समुद्री पर्यावरण की रक्षा। उसके बाद लंदन सम्मेलन हुआ था 1975 में, जिसका विषय था समुद्री कचरे का निस्तारण। तो समुद्री कचरे का निस्तारण 1975 में हुआ था। उसके बाद वियना सम्मेलन बाध्यकारी नहीं है, 1985 में हुआ था ऑस्ट्रिया में, और 1988 में कार्य विधि इसमें शुरू हो गई, और 2009 में इसमें सार्वभौमिक इसको मान्यता प्रदान की गई। इसका विषय था वियना सम्मेलन का ओजोन परत का संरक्षण। उसके बाद है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 16 सितंबर 1987 को हुआ था, और यह बाध्यकारी समझौता है, प्रभावी 1989 से हुआ है, ओजोन परत का संरक्षण है। बेसल कन्वेंशन 1989 में हस्ताक्षरित, 1992 में प्रभावित है, खतरनाक अपशिष्टों के नियंत्रण के लिए। उसके बाद पृथ्वी सम्मेलन, रियो सम्मेलन है 1992, और पर्यावरण संबंधी दस्तावेज एजेंडा 21 के अंतर्गत है। उसके बाद रॉटरडम कन्वेंशन 1998 लागू 2004 से है, और रॉटरडम हानिकारक रसायनों पर रोक के लिए कन्वेंशन हुआ था। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल है 1997 में जापान में हुआ था, और CO2 कटौती के लिए है क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। तो क्योटो प्रोटोकॉल CO2 कटौती के लिए हुआ था, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य गैस है जो। उसके बाद हम अगला है सम्मेलन जोहान्सबर्ग सम्मेलन, रियो +10 सम्मेलन इसे कहते हैं, यानी कि 2002 में हुआ था यह, 2002 में, क्योंकि 1992 में रियो सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन जिसे कहते हैं हुआ था, उसी के 10 साल बाद 2002 में जोहान्सबर्ग सम्मेलन हुआ था, जिसमें सतत विकास को परिभाषित किया गया था, और विश्व एकजुटता कोष की स्थापना की गई थी, और यह दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उसके बाद रियो +20 यानी कि 2012 में सम्मेलन हुआ था, जिसमें सतत विकास पर बल दिया गया था, और इसमें थीम क्या थी? द फ्यूचर वी वांट, ये थीम पर यह सम्मेलन हुआ था। उसके बाद पेरिस सम्मेलन देख लेते हैं। पेरिस सम्मेलन COP21 में हुआ था, और 2015 में हुआ था। ग्लोबल वार्मिंग के लिए इम्पोर्टेंट सम्मेलन था पेरिस सम्मेलन। इसमें लक्ष्य रखा गया था कि पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से अधिक बढ़ने नहीं दिया जाएगा, और यदि बढ़ भी रहा है तो मैक्सिमम 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहेगा।
तो यह पेरिस सम्मेलन में ऐसे वादे किए गए थे सभी देशों द्वारा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर से नए वीडियो में। आपको बता दें कि यदि आपको इसका PDF प्राप्त करना हो तो हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहाँ से हम आपको इसका PDF प्रोवाइड करा देंगे। और PDF हम आपको पूरी ही इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का देंगे, लेकिन हम आपको इसमें कई टुकड़ों में यह क्लास कवर कराएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से आपको नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।